हेलो एवरीवन, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। आने वाले कुछ ही टाइम में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं इस बार जो आप लोगों का रिटन एग्जाम है वो पहले है एज कंपेयर टू फिजिकल के। सो आप लोगों को अपने रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जेके एग्जाम क्रैकर ऐप डाउनलोड करके, जिसमें आपकी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि आपकी 15 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। आपके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। सो अभी डाउनलोड कर लिए आप ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन iOS। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की 800 रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अपना एक पेड बैच लॉन्च किया है हमारी जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। आप लोग जो उस पर रजिस्टर करना चाहते हैं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आप अगर वो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो जो आपका लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में से रीजनिंग की बात करूं, आपका एप्टीट्यूड की बात करूं, उसमें से आपको नियर अबाउट 17 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन पेपर में शायद 34 से 50 तक जो क्वेश्चन थे आपके वो मेरे पास मैथ और रीजनिंग के ही थे। ठीक है, आपके 17 क्वेश्चन जो हैं वो मैं 3 सेट में आपको यहां पढ़ाऊंगा। आज के सेट में आपको 6 क्वेश्चन यहां करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ये 6 क्वेश्चन आपको आते हो, आपको ईजी लगे, जहां फिर जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया है उनसे 6 क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व ना हुआ हो, उनके आंसर सही ना आए हो सकता है किसी बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स रहा हो, उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स ना आए हो, तो वो बच्चे इन क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं कि आपने जो लास्ट टाइम एग्जाम दिया था उसमें आपने क्या गलती की थी और अब जो आने वाला टाइम है आपने कौन सी गलती यहां पे नहीं करनी है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पे है मिसिंग सीरीज का, जिसको हम नंबर सीरीज बोलते हैं। सेकंड, आप यहां पे सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, कि आपका सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपका अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, जहां आप इसे टेबल चार्ट की फॉर्म में बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पे बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क है। फोर्थ क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन क्लॉक है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है मेरे पास बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है। तो मतलब आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट चैप्टर में से पूछे गए हैं, तो आप कोई भी चैप्टर एग्जाम में छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब क्या है, देखो जो पहला क्वेश्चन है बोला है व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। अब सीरीज में अगर आप लोग पहले कभी मेरी वीडियोस देख चुके हो, जब आपने कहीं से पढ़ा होगा, तो उसने आपको डिफरेंट तरीके के यहाँ पे सिस्टम बताए होंगे सीरीज को पहचानने के। लेकिन जो बच्चे मेरी वीडियोस देखे हैं मैंने उनको बताया है, जैसे आपकी सीरीज है 7x21 31 43, ये आपकी सीरीज है यहाँ पे। अब इस सीरीज में क्या है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 21 और 31 में आपका यहाँ पे गैप है 10 का। मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि आपने लास्ट के 2 नंबर के बीच में गैप चेक करना है। अगर ये गैप ज्यादा है, 31 की बजाय यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या आता मेरे पास, आपका 80 आता, तो आपका मल्टीपल था। लेकिन यहाँ पे 31 के बाद कुछ कम ही इंक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब आपकी एडिशन है। तो आप देख सकते हो सर मेरे पास यहाँ पे +12 हुआ है ना, यहाँ पे +10 हुआ है, तो +12 +10 यहाँ क्या आएगा +8 और यहाँ क्या आएगा +6। तो 7 + 6 कितना होता है 13, और 13 + 8 कितना होता है आपका 21। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये कितना है, ऑप्शन नंबर सी, विच इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब है एग्जाम देने के लिए आपको नंबर सीरीज पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप मैथ्स के पार्ट में पढ़ो, चाहे उसे आप रीजनिंग के पार्ट में पढ़ो, लेकिन नंबर सीरीज पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूसेस हिज मंथली फ्यूल कंजप्शन। उसने अपनी फ्यूल को, जो उसकी गाड़ी थी, जो उसका खर्चा हो रहा था पेट्रोल वगैरह में, डीजल वगैरह में, वो उसने कम किया व्हेन द प्राइस वेंट अप। जब क्या हुआ, पेट्रोल, देखो क्या है, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जब आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, तो आप देखते हो, अगर आप बात करो कि सर मेरे पास 10,000 रुपए ही है पेट्रोल पे पर मंथली स्पेंड करने के लिए, है ना, तो आपका जो पेट्रोल का अगर जो प्राइस है, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आप उसकी कंजप्शन यहाँ पे कम कर दोगे। ऐसा ही रहता है आपका यहाँ पे। तो वही चीज है, इसने बोला कि प्राइस जो है वो आपका बढ़ गया, जिसकी वजह से उसने अपनी मंथली कंजप्शन यहाँ पे कम कर दी। बोला प्राइस अगर 40 था तो उसकी कंजप्शन थी यहाँ पे 60। अगर आप 40 × 60 करते हो, ये बनता है आपका 2400, मतलब वो यहाँ पे 2400 रुपए पेट्रोल पे खर्च कर रहा है, जब उसका प्राइस 40 रुपए लीटर था और कंजप्शन थी यहाँ पे 60 लीटर पर मंथ। उसके बाद जब प्राइस 50 हो गया, उसने 48 यहाँ पे कंजप्शन
48 लीटर कंजप्शन करना एक मंथ में स्टार्ट कर दिया, तो 50 इंटू 48, 50 इंटू 40 बनता है आपका कितना यहाँ पे मेरे पास आपका 2000, और 50 इंटू 8 बनता है आपका 400, ये बन जाएगा आपका 2400। वैसे ही अगर आप आगे देखोगे 60 इंटू 40 बनता है आपका 2400, और 75 इंटू 32 भी कितना बनता है आपका यहाँ पे मेरे पास 2400। कितना बनता है आपका यहाँ पे 2400, ये हो गया। तो इसका मतलब जो उसकी मंथली कंजप्शन थी पेट्रोल की, ठीक है, वो उसकी उसमें वो पैसा जो है वो 2400 रुपए ही 2400 रुपीज ही स्पेंड करता था, जिसमें जितनी भी उसकी कंजप्शन जो है, जितना भी उसका राइस होगा प्राइस में, उतनी ही कंजप्शन वो उसी हिसाब से डिक्रीज करेगा, लेकिन उसका खर्चा महीने का 2400 रुपए ही आना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखते होंगे आपके पेरेंट्स ने एक पूरा मंथली जो खर्चा है वो किसी किताब में लिख के रखते हैं, ताकि उनको पता चले कि हमने इस महीने क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हैं, अगले महीने उसको कंट्रोल करेंगे, है ना। तो वही सेम बात है, इसने बोला कि इफ द प्राइस गोज अप टू 80 लीटर, अगर प्राइस आपका 80 पर लीटर हो गया, 80 रुपए पेट्रोल हो गया, अगर 80 रुपए पेट्रोल हुआ तो उसके लिए उसकी कंजप्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30, क्योंकि आपने दोनों का मल्टीपल यहाँ पे करना है 2400। कितना करना है 2400। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 30। क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 30। आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका बेटा यहाँ पे बेस ऑन है टाइम एंड वर्क पे। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की यहाँ बात करो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि P इज एबल टू डू ए वर्क इन 15 डेज। कोई पर्सन है P जो काम करता है आपका 15 दिनों में, ठीक है, काम करता है 15 दिनों में, और कोई पर्सन है Q जो काम करता है आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 20 डेज में, ठीक है। P do a work in 15 days और Q do a work in 20 days. If they can work together for 4 days, अगर वो 4 दिन काम करते हैं, पहली बात तो ये 15 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है, ये 20 दिनों में किसी काम को खत्म कर रहा है। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, इनका एलसीएम लेके चलूं यहाँ पे, तो 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का जो एलसीएम है यहाँ पे वो कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पे 60। तो 60 जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आ गया आपका टोटल वर्क, 60 क्या निकल गया आपका यहाँ पे टोटल वर्क। तो अगर 60 आपका यहाँ पे टोटल वर्क है और एलसीएम आपका यहाँ 15 और 20 का 60 निकल के आया, तो 15 अगर वो दिन में 4 काम करेगा, 15 दिन हर दिन 4 काम करेगा तो 60 काम करेगा, 20 दिन हर दिन 3 काम करेगा तो 60 काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफिशिएंसी ऑफ P है वो यहाँ पे 4 है, और एफिशिएंसी ऑफ Q है वो इक्वल टू क्या है 3, वो इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3। और अगर एफिशिएंसी ऑफ P 4 और एफिशिएंसी ऑफ Q 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, अगर मिलके काम करेंगे तो P और Q मिलके आपका काम करेंगे 7। अब इनको जो कितने दिन काम करना है, इनको काम करना है 4 दिन। तो इसका मतलब एक दिन में 7, 4 दिन में ये आपका जो वर्क है आफ्टर 4 डेज, कितना वर्क कर देंगे आफ्टर 4 डे, यहाँ पे 28। तो 4 दिन के बाद P और Q एक दिन में 7 काम, 4 दिन में 28 काम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग वर्क है, जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो यहाँ रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा इसका, यहाँ पे आपका रिमेनिंग वर्क बच गया यहाँ पे 32। तो इसने बोला रिमेनिंग वर्क कितना फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क बच गया है, 28 काम कर लिया, 32 काम बच गया। कितने में से 32 काम बचा है आपका, 60 में से 32 काम बचा है। तो रिमेनिंग वर्क की फ्रैक्शन क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे रिमेनिंग वर्क की जो फ्रैक्शन है यहाँ पे बेटा वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ 32/60। कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग है, तो आप बोलोगे यहाँ काटो कि बनेगा आपका 4 8 जा, ये बनेगा 4 15 जा, तो 8/15 जो है इसका राइट आंसर आया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर निकल के आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे। अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियोस देखनी है तो ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ाया है, टाइम एंड वर्क पे 10 वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग अगर पेड कोर्स में हो तो वहां पे आपको टाइम एंड वर्क प्रॉपर डिटेल में हर तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए सन एंड हिज फादर इज 60 ईयर। प्रेजेंट एज मैं लेट करूं, जो प्रेजेंट एज है यहाँ पे बेटा, अगर आपका जो प्रेजेंट एज है ना, वो अगर बात करता हूं फादर की, तो फादर की मैंने लेट की, आपकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x,
और अगर बात की मैंने यहाँ पे आपके सन की, तो सन जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे आपकी y हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन x है और प्रेजेंट एज ऑफ फादर x है और सन कितना है y। बोला है द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60। उसका जो सम है फादर और सन की एज का, प्रेजेंट एज का, वो कितना है यहाँ पे 60। प्रेजेंट एज का सम कितना है 60। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले जो फादर है, अगर बात करूं यहाँ पे 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर है और जो सन है, फादर की एज कितनी होगी x-6 और सन की एज कितनी होगी यहाँ पे y-6 होगी। अगर प्रेजेंट एज x और y है तो 6 साल पहले एज क्या होगी x-6 और y-6 ईयर्स, है ना। तो अब बोला है कि 6 ईयर अगो द फादर वाज 5 टाइम एज ओल्ड हैज हिज सन। तो फादर और सन में बड़ा कौन होगा, फादर। तो यहां बोला गया है 6 साल पहले जो फादर था वो अपने बेटे की एज के 5 गुना था, वो अपने बेटे की एज के 5 गुना था। तो x-6 फादर इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ हिज सन एज। ये बन गया यहां से आपका। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपका x-6 है इक्वल टू 5y माइनस कितना बनता है आपका 30। तो यहां x-5y इज इक्वल टू -30 प्लस 6। तो आपका बनता है x-5y इज इक्वल टू -24, है ना। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है। अब बोला गया है आफ्टर 6 ईयर व्हाट विल बी सन एज। सन की एज पूछी गई है 6 साल बाद की। तो आफ्टर 6 ईयर, तो 6 ईयर के बाद, आफ्टर का मतलब होता है आपका हैंस। पूछा गया है आपको सन की एज, तो सन की एज कितनी होगी y+6, मतलब जितना आपका y निकल के आएगा उसमें 6 साल आपने ऐड करने हैं। तो अगर इन दो इक्वेशन को देखोगे आप तो आपका बनता है x + y = 60 और यहां बनता है आपका x-5y = -24। ये हो गया यहां से आपका, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस साइन चेंज हो गए, ये कट गया। तो x + 5/6y, तो 60 + 24 बनता है आपका 84। तो यहां से जो y है आपका 84/6 विच इज इक्वल टू निकल के आता है 14। तो आपका y कितना निकल के आया यहां से 14। अगर y जो है वो प्रेजेंट एज है, तो यहां से अगर आप देखो, अगर ये 14 है प्रेजेंट एज, तो आपका जो अगर y आपका 14 निकल के आया है तो आपका x कितना होगा यहाँ पे 46 होगा। कितना होगा 46, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है। तो अगर 6 साल बाद की बात कर रहा है तो जो y+6 है बेटा आफ्टर 6 ईयर्स, वो कितना निकल के आएगा आपका 14 + 6 विच इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 20। क्या है आपका राइट आंसर, आफ्टर 6 ईयर व्हाट विल बी सन्स एज 20 ईयर्स। क्लियर। ये हुआ आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेरे पास प्रॉब्लम ऑन एजिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड ऑन क्या है, क्लॉक। तो क्लॉक को देखने से पहले हम समझते हैं कि क्लॉक आपकी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। क्लॉक क्या है आपकी, जिससे आप घड़ी बोलते हो, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्लॉक है ना। अगर इसकी बात करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ रहता है 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, 5, 7, 8, 10 और 11 इसी फॉर्म में रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि 12 बजे से 12 बजे तक आप देख रहे हो जो पूरी रोटेशन रहती है, हमेशा जो आपकी पूरी हमेशा क्या रहती है, एक रोटेशन रहती है। अगर आप ये बात करो, ये एक्स और वाई एक्सिस है, जो पूरी रोटेशन है यहां से यहां तक, वो आपकी रहती है 360 डिग्री की। कितनी रहती है यहाँ पे आपकी 360 डिग्री की। अगर पूरी रोटेशन आपकी 360 डिग्री है और इस घड़ी को 12 हिस्सों में बांटा गया है, तो आप देखते हो 360/12 कितना बनता है यहां से आपका मेरे पास 360/12 बनता है आपका 30 डिग्री। कितना बनता है 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो 12 है, जो आपका क्या है 12 और 1, यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपका एंगल बनेगा 30 डिग्री का। कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री का। यहां से लेकर यहां तक एंगल बनेगा कितना आपका मेरे पास 60 का। यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बनेगा आपका 90 का। आप देख रहे हो वैसे ही आपके एंगल बनते रहेंगे। अब बोला गया है कि एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द ओवर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब देखो बोला है कि टाइम था आपका 8 बजे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आपकी क्लॉक हैंड की। किसकी बात कर रहा हूं? क्लॉक हैंड की। देखो 1 घंटे में आपकी ओवर एंड की, 1 घंटे में ओवर एंड 8 से कहां जाएगा 9 तक। कहां जाएगा 8 से जाएगा 9 तक। लेकिन जो आपका 1 घंटे में जो आपका मिनट हैंड है वो पूरी एक 360 डिग्री की रोटेशन करके आएगा।
आएगा कि नहीं? मिनट हैंड कैसे चलता है आपका? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब 60 मिनट होते हैं फिर आपका 8 से क्या बनेगा? 9। लेकिन मिनट अगर ओवर एंड की बात करूं तो वो 1 घंटे में 8 से 9 जाएगा, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे कवर करेगा। फिर अगले घंटे 9 से 10 जाएगा, मतलब आपका 30 फिर से कवर करेगा। फिर 10 से 11, फिर 30 फिर से कवर करेगा। फिर 11 से 12, फिर 30 डिग्री फिर से कवर करेगा। फिर आपका 12 से 1, फिर 30 डिग्री फिर से कवर करेगा। फिर 1 से 2, फिर 30 डिग्री फिर से कवर करेगा। तो अगर आप देख रहे हो 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30, ये आपका बन गया यहाँ पे 6 × 30 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओवर एंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है, तो 6 घंटे में मेरे पास यहाँ पे 180 डिग्री कवर अप करेगा। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 180। तो ये आप टॉपिक कहां पढ़ोगे? ये आप पढ़ोगे रीजनिंग में क्लॉक एंड कैलेंडर में। कहां पढ़ोगे? क्लॉक एंड कैलेंडर में। क्लियर? चलिए बच्चों, अगर ये चीज आपको क्लियर आउट हो गई है, अब हम आगे मूव करते हैं आपका यहां पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बोला गया है 2 स्टेशन P एंड Q आर 110 किलोमीटर अपार्ट। देखो 2 स्टेशन है, एक स्टेशन है P और एक क्या है Q। ये क्या है Q और ये क्या है P। ये स्टेशन क्या है आपके यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। कहाँ कितना डिस्टेंस है यहाँ पे आपका? 110 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 स्टेशन है P और Q। एक ट्रेन P से निकलती है Q की तरफ, एक Q से निकलती है यहाँ पे P की तरफ। ये बात होगी यहाँ पे। अब बोला गया है यहाँ पे 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P एट 7 AM। एक ट्रेन P से चलती है एट 7 AM टूवर्ड Q। P से ट्रेन चलती है एक आपकी Q की तरफ 7 बजे सुबह और एट 20 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी बेटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पे चल रही है टूवर्ड Q। ये आप ट्रेन का यहाँ नाम ले लो, मेरे पास क्या है? A। तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है एट मॉर्निंग 7 AM, एट मॉर्निंग 7 AM, ये बात होगी। अनदर ट्रेन फ्रॉम Q टूवर्ड P, Q से P की तरफ चलती है एट 8 AM और एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन ये चल रही है 8 बजे, ये चल रही है 7 बजे। तो अगर मैं दोनों का टाइम एक्यूरेट करूं तो ये 7 के बाद जब 8 बजेंगे, जब क्या बजेगा आपका? जब टाइम आपका 8 बज जाएगा तो ये आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड है हर घंटे में 20 किलोमीटर। तो 7 से 8 के बीच में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां अगर देखा जाए तो अगर 8 बजे की बात करूं तो ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस यहां कवर हो गया। तो आपका ये जो डिस्टेंस है अब दोनों ट्रेन आपकी मिलकर कवर करेगी, वो कितना है? 90 किलोमीटर का। कितना है? 90 किलोमीटर का, है ना। अब 8 बजे हुआ, जब बजेंगे 9, जब बजेंगे 9 तो 9 बजे ये 20 किलोमीटर चलेगा, 9 AM पे ये 20 किलोमीटर चलेगा और 9 AM पे यहां से चलेगा मेरे पास कितना? 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 आवर में, कौन सा आवर? 8 से 9 के बीच में ये 1 घंटा जो है, उस 1 घंटे में ये 20 और ये 25, ये चलती है 45 किलोमीटर। कितना चलती है? 45 किलोमीटर। और 9 से 10 में फिर से 1 घंटा जो है ये फिर से 20 और चलता है 25, चलता है 45 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस आपका बच गया था। तो आपका यहाँ पे 45 2 घंटों में चल लिया, तो आपका 90 कवर अप यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब जब ट्रेन यहाँ मिलेगी आपका 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी दोनों ट्रेन जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगी। पूछा गया एट व्हाट टाइम विल दे मीट। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या आएगा? 10 AM। क्या आंसर आएगा यहाँ से आपका? 10 AM। तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं आपको। अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये आराम से समझ आए होंगे। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आराम से समझ आया होगा। लेकिन अगर आप अकाउंट असिस्टेंट, जो भी आपके अदर एग्जाम हैं, उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक समझने पड़ेंगे क्योंकि उनके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये रहे आपके पहले 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपके 6 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा और उसका नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो देन आपको इतना समझ आएगा कि जो मैथ का पार्ट है वो कैसा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर गाइस? सो गाइस मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।